नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और प्राचीन भारत के इस प्लेलिस्ट में आज हम देखेंगे मगध साम्राज्य के बारे में, मगध राज्य के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हों, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण विचार हम तक अवश्य पहुँचाएँ। प्राचीन भारत और भी अलग अलग विषयों से संबंधित कई सारे सब्जेक्ट कंटेंट्स हमारे इस चैनल में दिए जाते हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। प्रश्नों के भी सीरीज हमारे इस चैनल पे आया करते हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन में और देखते हैं मगध राज्य के बारे में। मगध राज्य प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था। इसमें आधुनिक पटना और गया जिला भी सम्मिलित थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज, जो वर्तमान में राजगीर है, वहाँ थी। और महात्मा बुद्ध के पूर्व बृहदत्त और जरासंध यहीं के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी इस नाम से बिहार का एक प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर्यक वंश के बारे में, जिन्होंने मगध पर शासन किया। इसमें सर्वप्रथम बिंबिसार का नाम आता है, जो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक थे। इनका अन्य नाम श्रेणीय या श्रेणिक भी था। और इन्होंने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी थी। और इन्होंने कुल 3 राजवंशों में अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं इनसे संबंधित। लिच्छवी राज्य के चेटक की पुत्री चेलना से इनका विवाह हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से भी इन्होंने विवाह किया था और दहेज के रूप में काशी प्रांत इन्हें मिला था। हम जब महाजनपदों में आएंगे और वहाँ काशी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें एक जानकारी प्राप्त होगी कि बाद में ये मगध राजवंश के साथ मिल गया था। तो यही वो समय था जब उन्होंने नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी किया था और काशी को अपने प्रांत में मिला लिया था। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को भी अपने राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार अगर देखा जाए तो विजय और वैवाहिक संबंधों के आधार पर इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत से मिलकर उन मित्रता की थी और अपने राज्य वैद्य जीवक को इलाज के लिए भेजा था। ये बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को मानने वाले थे और भगवान बुद्ध तो इनके दरबार में स्वयं आए थे। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। हर्यक वंश के अगले शासक हैं अजातशत्रु या कुणिक, जो 492 से 460 ईसा पूर्व तक का इनका काल रहा है। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ था और जिसमें प्रसेनजीत की हार हुई। इसके बाद दोनों में संधि हो गई, समझौता हो गया और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर लिया था। इनका लिच्छवियों से भी युद्ध हुआ था और अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार की सहायता से लिच्छवियों पर विजय पाई थी। इसी तरह काशी और वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए थे। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इनकी हत्या उदयन या उदयभद्र ने कर दी थी। आगे देखते हैं उदयन या फिर उदयभद्र को। ये 460 से 444 ईसा पूर्व इनकी शासनकाल बताया जाता है। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुंग नगर की स्थापना की थी और बाद में अपनी राजधानी राजगीर या राजगृह में स्थानांतरित कर ली थी। इसके बाद इनके तीनों पुत्र अनिरुक, मुंडक और दर्शक ने बारी बारी से शासन किया। दर्शक का एक नाम नागदशक भी मिलता है और इन्हें हटाकर शिशुनाग नामक एक व्यक्ति ने नए राजवंश की स्थापना की थी, जिसका नाम शिशुनाग वंश पड़ा। शिशुनाग वंश के संस्थापक का नाम खुद शिशुनाग था, जिसने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती राज्य को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित करना था। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली में हस्तांतरित की थी। इसके बाद कालाशोक या कांक वर्ण 394 से 366 ईसा पूर्व। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था और बाद में पाटलिपुत्र मगध राजवंश की राजधानी बन गई थी। अगला वंश जिसने मगध पर शासन किया वो था नंदवंश। इसके संस्थापक थे महानंदी
महापद्मनंद। महानंदिन महापद्मनंद 4वीं सदी ईसा पूर्व ये मगध के सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में इन्होंने शासन किया है और इसी ने सर्वप्रथम कलिंग की विजय की थी और वहाँ एक नहर खुदवाई थी। इसका उल्लेख प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में खारवेल के हाथी गुम्फा में प्राप्त एक अभिलेख से मिलता है। कलिंग जिनसेन की जैन प्रतिमा भी उठा ले गए थे और इससे पता चलता है कि महापद्मनंद जैन धर्म के अनुयायी थे और पुराणों में उन्हें एक राट और एक छत्र शासक भी कहा गया है। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि और कात्यायन इन्हीं के काल के थे। अगले शासक हैं घनानंद। घनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित कर लिए थे, जनता असंतुष्ट थी। इसी के शासन काल में उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ये याद रखने वाला पॉइंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछ दिया करता है, लेकिन वो व्यास नदी के तट तक ही आया और वहाँ से वापस लौट गया। घनानंद के दरबार में ही तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें बाद में चाणक्य का नाम दिया गया, वो आए थे और इन्होंने इसे घनानंद ने अपमानित कर वापस कर दिया था, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करके विष्णुगुप्त यानी चाणक्य ने घनानंद को गद्दी से हटाया और एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। यदि हम विदेशी आक्रमणों की बात करते हैं मगध राज्य के परिप्रेक्ष्य में, तो पहला ईरानी अथवा फारसी आक्रमण हुआ था। फारसी वालों को हरवामनी भी कहा जाता है। सबसे पहले क्षयार्स नामक शासक ने आक्रमण किया, परंतु कोई उसे सफलता मिली नहीं। इसके बाद डेरियस प्रथम या दारा ने भारत पर आक्रमण किया था। डेरियस प्रथम या दारा भारत पर 516 ईसा पूर्व आक्रमण किया था और उसने पश्चिमोत्तर भाग को जीत लिया और अपने 20वें प्रांत यानी क्षत्रप के रूप में इसे शामिल किया था। इतिहास के पिता माने जाने वाले हेरोडोटस ने दारा प्रथम के इस प्रांत को 360 टेलेंट स्वर्ण धूलि की आय होती थी ऐसा बताया है। ईरानी संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर भागों में एक नई लिपि खरोष्ठी का प्रचलन हुआ। यह लिपि ईरानी आईमेइक लिपि से उत्पन्न हुई है और कुछ नए शब्द भी इसमें आए। विदेशी आक्रमणों में मगध राज्य के परिप्रेक्ष्य में तीसरा आक्रमण था सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर यूनान के मकदूनिया क्षेत्र का रहने वाला था। इसे विश्व विजेता की भी उपाधि दी गई थी। विश्व विजय की आकांक्षा से इसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया था और तक्षशिला के शासक आम्भी ने उसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भी भेजा था। उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति सिकंदर के अनुकूल थी। यहाँ छोटे छोटे राजतंत्र और गणतंत्र स्थित थे जो आपस में जिनमें संघर्ष होता रहता था और भारतीय इतिहास में बताया जाता है कि सिकंदर का सबसे जबरदस्त विरोध पुरु के राजा पोरस के साथ हुआ और वितस्ता या झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध युद्ध हुआ। हालांकि इतिहास ये है कि वहां से सिकंदर हार करके भागा था, लेकिन परीक्षा के हिसाब से लिख दिया जाता है कि युद्ध में पुरु की पराजय हुई थी। दोनों के बीच बातचीत हुई और सिकंदर काफ़ी प्रभावित हुआ और पुरु का राज्य उसे वापस कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि इतिहास में कई चीज़ों को अपने अपने हिसाब से भी इतिहासकारों ने लिखा हुआ है और उसे ही एनसीईआरटी ने अपनाया है और बिना किसी आधार पर उसको परीक्षा में पूछा करते हैं। इतिहास कुछ और है और कई सारी बातें इतिहास की विवादित भी हुआ करती हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से यह जरूरी है कहना कि पुरु की पराजय हुई थी और सिकंदर उसकी बातचीत से काफ़ी प्रभावित हुआ और पुरु का राज्य वापस कर दिया। हालांकि झेलम के किनारे जो युद्ध हुआ था उसमें सिकंदर की हार हुई थी, उसे वापस जाना पड़ा था। आइए देखते हैं विदेशी आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा था। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप 4 नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई थी। सिकंदर तो सिंधु की तरफ से भारत में प्रवेश किया था, लेकिन उसके सेनापति के अनुसार उसे दूसरे रास्ते से लेकर जाया जा रहा था और सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। उस रास्ते को भी व्यापारिक मार्ग में जोड़ दिया जाता है और इसके बाद भारत में यूनानी मुद्राओं का अनुकरण हुआ और उलुक शैली में सिक्के ढाले जाने लगे। कई नए नगर स्थापित हुए। निरकेया, बुकेफॉल, सिकंदरिया इनमें प्रमुख थे। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम से 1 लाख सांडों को अपने गृह नगर मकदूनिया भेजा था।
सिकंदर द्वारा उत्तर पश्चिम के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता समाप्त करने से चंद्रगुप्त को प्रेरणा मिली और आगे चलकर बताया जाता है कि उसने पूरे भारत में एक विस्तृत साम्राज्य मौर्य वंश की नींव डाली। सिकंदर के समय के कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उत्तरी पश्चिमी भारत में सती प्रथा का भी प्रचलन था। तो ये था मगध राज्य के बारे में और आक्रमणों के प्रभाव के बारे में। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।